हेलो गाइस, आज अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग बेसिकली एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना और CO2 रिच एयर को एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ना। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन यानी ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेटरी फूड का टू ऑब्टेन एनर्जी, जैसे ATP। कितनी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेशन के अंदर? 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेशन के अंदर। सबसे पहली होती है ब्रीथिंग, फिर एक्सचेंज होता है गैसेस का एट लेवल ऑफ एल्वुलाई एंड ब्लड कैपिलरी, और तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय ब्लड, चौथा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यू, और फिफ्थ होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन का यूज करना टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी फूड। कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं? 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और दूसरा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन रहता है वो बेसिकली यूज करता है ऑक्सीजन का, जिसके अंदर ब्रेकडाउन होता है और 36 ATP रिलीज होती है, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, बेसिकली ईस्ट और ह्यूमन मसल्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर जो ATP रिलीज होती है वो बहुत कम मात्रा के अंदर होती है, और जो यीस्ट रहता है वो बेसिकली इथाइल अल्कोहल बनाता है, और जो ह्यूमन मसल्स है वो बेसिकली ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से लैक्टिक एसिड और ATP के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, बेसिकली बहुत तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहते हैं, तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपन। एक जनरल बॉडी सरफेस से रहता है। इनके एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और फ्लैटवर्म्स। और कोई कोई मॉइस्ट स्किन से अपना रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि अर्थवर्म और फ्रॉग। बेसिकली कुछ ट्रैकियल ट्यूब से करते हैं और गिल्स से करते हैं। जो बेसिकली ट्रैकियल ट्यूब से करते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं, और जो गिल्स से करते हैं वो बेसिकली एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। और जो लंग्स से करते हैं यानी ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, बेसिकली इनके एग्जांपल्स हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। जो ट्रैकियल ट्यूब्स रहते हैं और गिल्स रहते हैं वो बेसिकली मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहते हैं। एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होने के लिए क्या आइडियलनेस होना चाहिए? तो इसके अंदर वो सबसे पहले थिन होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए और हाईली वेस्कुलर होना चाहिए, और जो उनका सरफेस एरिया होना चाहिए वो भी बहुत लार्ज होना चाहिए। तो ह्यूमंस के अंदर ये कंडीशन कैसे मैच करती है? जैसे कि अपन बात करें, अगर अपन स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं तो जो अपने स्किन है वो बहुत थिकर है बट मॉइस्ट तो है, बट जो इसका सरफेस एरिया है वो बहुत कम है। बट जो अपने लंग्स रहते हैं, लंग्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एल्वुलाई के थ्रू होता है। तो एल्वुलाई की जो वो रहती है वो बहुत थिन रहती है, मॉइस्ट रहती है और हाईली वेस्कुलर रहती है, और जो इनका सरफेस एरिया रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स में डिवाइड होता है। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रहती है बेसिकली ये पैसेज करती है एयर का। इसके अंदर स्टार्टिंग होती है एक्सटर्नल लेयर से, फिर नेजल चैम्बर आता है, फिर इंटरनल लेयर्स आती है, फिर नेजोफेरिंग्स आती है, फिर लैरिंगोफेरिंग्स आती है, फिर लैरिंग्स आते हैं, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकियल ट्री और फिर रेस्पिरेटरी ट्री। जो अपन बात करें अब एक्सटर्नल लेयर्स की, जो एक्सटर्नल लेयर्स रहते हैं वो एक पेयर के अंदर होते हैं और ये अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। बेसिकली एयर रहती है वो यहीं से इंटर करती है अपनी बॉडी के अंदर। नेजल चैम्बर बेसिकली सेपरेट होता है बाय नेजल सेप्टम, और इनके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक वेस्टिबुलर पार्ट होता है, एक रेस्पिरेटरी पार्ट होता है और एक ऑल्फैक्टरी पार्ट होता है। जो वेस्टिबुलर पार्ट रहता है वो बेसिकली स्मॉल पार्ट रहता है, जो आगे साइड रहता है इनके अंदर हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं जो बेसिकली फिल्ट्रेशन के अंदर हेल्प आउट करते हैं, और इनके अंदर सेबेशियस ग्लैंड भी प्रेजेंट रहती है। रेस्पिरेटरी पार्ट बेसिकली जो ये रहता है वो लाइंड होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से, जो कि ग्लैंडुलर भी नेचर के अंदर रहता है। बेसिकली जो ऑल्फैक्टरी रहती है वो बेसिकली रूफ बनाता है नेजल चैम्बर का, इनके अंदर सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट रहता है। रेस्पिरेटरी जो पार्ट रहता है वो बेसिकली हाईली वेस्कुलर नेचर के अंदर रहता है, और जो ऑल्फैक्टरी रहता है वो बेसिकली म्यूकस प्रोड्यूस करता है, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और बेसिकली जो इनका फंक्शन रहता है ऑल्फैक्टरी सेल्स का वो बेसिकली स्मेल के लिए सेंस करवाता है अपने को। जो इनकी लाइनिंग रहती है उसको स्कैनेड्रियन मेम्ब्रेन बोलते हैं। रेस्पिरेटरी पार्ट के अंदर 3 बोनी प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, इनके लेटरल वॉल के ऊपर, उनको अपन कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली अपना जो इंक्रीज करते हैं पैसेज ऑफ एयर को, और जो इनकी वॉल वर्क और ये वर्क करता है एज एन एयर कंडीशनर। इनके अंदर 3 बोन मिलके ये कॉनकेव बनाता है। 3 बोन के नाम है मैक्सिले, एथमॉइड बोन और नेजल बोन। इनको याद करने के लिए बहुत शानदार टिक बनाई है, जैसे अपन मैन लिखते हैं ना तो वो मैन होता है। इंटरनल लेयर्स भी बेसिकली एक पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये ओपन होते हैं नेजोफेरिंग्स के अंदर। बेसिकली जो इव्यूला रहता है वो बेसिकली क्लोज कर देता है इंटरनल लेयर्स को डीग्लूटेशन के बाद। लैरिंग्स बेसिकली जो ये प्रेजेंट रहता है ये एंटीरियर अपर पोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। इनके अंदर वॉइस बॉक्स भी कंटेन रहता है। ये 9 कार्टिलेजेस से मिलके बनते हैं। इनके अंदर जो 3 रहते हैं वो पेयर रहते हैं और 3 अनपेयर रहते हैं, यानी टोटल 9 कार्टिलेजेस रहते हैं। पहला कार्टिलेज रहता है वो थायराइड कार्टिलेज है। बेसिकली लार्जेस्ट कार्टिलेज रहता है, सिंगल रहता है, शी शेप के अंदर रहता है,
और डॉर्सली जो इनकम्प्लीट रहता है और हाईलाइन कार्टिलेज का बना रहता है। जो इनका वेंट्रल प्रोमिनेंट रहता है मेल्स के अंदर, जिनको अपन टेस्टोस्टेरोन के कारण ये सिक्रीट होता है, इसको अपन एडम्स एप्पल बोलते हैं। फिर क्रिकॉइड आता है। क्रिकॉइड बेसिकली सिंगल होता है, सिंगलेट रिंग शेप्ड कार्टिलेज होता है। बेसिकली ये भी थायराइड कार्टिलेज की तरह हाईलाइन कार्टिलेज का बना होता है। आर्टिनॉइड बेसिकली एक पेयर के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये पिरामिड शेप्ड रहता है और ये प्रेजेंट होता है बैक साइड ऑफ दी हाईलाइन कार्टिलेज। कॉर्निक्यूलेट बेसिकली ये भी एक पेयर के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये बेसिकली इलास्टिक कार्टिलेज होता है। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज भी एक पेयर के अंदर प्रेजेंट रहता है, ये भी इलास्टिक रहता है। एपिग्लॉटिस बेसिकली सिंगल रहता है, लीफ शेप्ड रहता है, ये भी इलास्टिक रहता है और बेसिकली यही कवर करता है डिग्लूटेशन के वक्त को ग्लॉटिस को। वोकल कॉर्ड बेसिकली हेल्प आउट करते हैं अपने बोलने के लिए। बेसिकली ये फोल्ड्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, जो कि अटैच रहते हैं आर्टिनॉइड से। इनके अंदर दो वोकल कॉर्ड होती है, एक फॉल्स वोकल कॉर्ड होती है और एक ट्रू वोकल कॉर्ड होती है। जो फॉल्स वोकल कॉर्ड रहती है वो बेसिकली एंटीरियरली प्रेजेंट रहती है। इनके अंदर कोई भी साउंड प्रोडक्शन नहीं करते हैं। ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन को और मॉइस्चर टू द ट्रू वोकल कॉर्ड। और बेसिकली जो ट्रू वोकल कॉर्ड रहती है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और जो ये बेसिकली साउंड का प्रोडक्शन करते हैं वाइब्रेशंस के थ्रू, और ये एक्सहेलेशन के वक्त ही साउंड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी अपन सांस अंदर लेते वक्त कुछ भी नहीं बोल सकते, केवल सांस बाहर छोड़ते वक्त बोल सकते हैं। अब कार्टिलेज याद करने के लिए अपन ने बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है। जो कैल्शियम और सप्लीमेंट्स लेते हैं अपन, वो बेसिकली एंड्योरेंस के लिए लेते हैं। यानी टेक कैल्शियम एंड सप्लीमेंट्स कंटिन्यूअसली फॉर एंड्योरेंस। तो टी से थायराइड, सी से क्रिकॉइड, ए से आर्गिनॉइड, एस से सेंटोरिनी, सी से क्यूनिफॉर्म, ई से एपिग्लॉटिस। ट्रैकिया बेसिकली एक विंड पाइप रहता है। ये एक्सटेंड करता है अप टू मिड थोरेसिक कैविटी तक। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इनके अंदर 6 से 20 शी शेप्ड इनकम्प्लीट हाईलाइन कार्टिलेजेस रिंग प्रेजेंट रहती है, जो कि कोलैप्स होने से बचाती है ट्रैकिया को अंडर लो प्रेशर कंडीशन, ठीक है। ये बेसिकली T5 यानी थोरेसिक 5 लेवल पे ये डिवाइड होता है दो ब्रोंकाई में। बेसिकली ये दो ब्रोंकाई वो बेसिकली इंटर करते हैं लंग्स के अंदर, प्राइमरी ब्रोंकाई। बेसिकली जो ये अपने ट्रैकिया रहता है वो बेसिकली लाइन होता है थ्रू सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ब्रोंकियल ट्री बेसिकली ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल जो T5 लेवल पे डिवाइड होती है, बेसिकली इंटर्स करती है लंग के अंदर। ये दो लंग रहती है, एक राइट रहती है, एक लेफ्ट रहती है। जो राइट रहता है, जो राइट ब्रोंकाई रहता है बेसिकली वो शॉर्टर रहता है, वाइडर रहता है और मोर वेंट्रल रहता है। और जो लेफ्ट ब्रोंकाई रहती है बेसिकली लॉन्गर रहती है, नैरोवर रहती है और मोर हॉरिजॉन्टल रहती है। जो अपना सेकेंडरी ब्रोंकाई रहता है वो बेसिकली वापस डिवाइड होता है। जो राइट वाली लंग रहती है उसके अंदर 3 डिवीजन शो करता है और लेफ्ट वाली लंग के अंदर 2 डिवीजन शो करता है। फिर टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड होती है। टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर राइट वाले के अंदर टोटल 10 हो जाते हैं और लेफ्ट वाले के अंदर टोटल 8 हो जाते हैं। फिर इनिशियल ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंकाई, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई। बेसिकली जो यहाँ से रेस्पिरेटरी ट्री बिगिन हो जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई से। जो शी शेप्ड कार्टिलेजेस हाईलाइन रिंग प्रेजेंट रहती है वो ट्रैकिया के इनिशियल ब्रोंकाई तक प्रेजेंट रहती है। और एक्सटर्नल लेयर से लेके टर्मिनल ब्रोंकाई तक अपन इसको कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। ये बेसिकली सिंपली इसका डायग्राम है। रेस्पिरेटरी ट्री बेसिकली स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से। ये पहले एक्सचेंज होता है पार्ट करने का, यानी एयर का एक्सचेंज करने के लिए ये यूजफुल होता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड होते हैं एल्वुलर डक्ट में, फिर एट्रियम में, फिर लास्ट में होता है एल्वुलर सैक। एल्वुलस बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की। ये बेसिकली लाइंड होते हैं थ्रू सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इनके अंदर 2 टाइप्स के सेल रहते हैं, एक न्यूमोसाइट 1 रहता है और एक न्यूमोसाइट 2 रहते हैं। जो न्यूमोसाइट 2 रहते हैं उनको क्लेरा सेल्स भी बोलते हैं। जो न्यूमोसाइट 1 रहते हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, और जो न्यूमोसाइट 2 रहते हैं वो बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं सर्फेक्टेंट्स। बेसिकली जो लेसिथिन ये बेसिकली रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को और प्रिवेंट करता है कोलैप्स होने के एल्वुलस से। इनके अंदर लंग्स के अंदर एक मैक्रोफेजेस सेल भी प्रेजेंट रहते हैं, उनको अपन डस्ट सेल बोलते हैं। अब अपन कुछ इनके जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं जो अपन ने अब तक पढ़ा। जो बेसिकली ट्रैकिया रहता है वो ट्रैकिया बना रहता है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। जो इनका डायमीटर रहता है वो 2 सेंटीमीटर रहता है। जो ब्रोंकाई रहते हैं ब्रोंकाई भी सेम बने रहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम के। जो इनका डायमीटर रहता है वो 1.5 to 0.5 सेंटीमीटर रहता है। फिर ब्रोंक्यूल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये बने रहते हैं सिंपल कॉलमनार सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम के।
जो इनका डायमीटर रहता है 2 to 1.5 mm रहता है। फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बने रहते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के, इनका जो डायमीटर रहता है वो 1.5 to 1 mm रहता है। एल्वुलर डक्ट और जो एल्वुलस रहते हैं वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बने रहते हैं, और जो सिंपल स्क्वेमस जो एल्वुलस का रहता है डायमीटर वो बहुत ही छोटा रहता है 0.5 mm। ये बेसिकली अपना एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहले एक्सटर्नल लेयर्स आते हैं, फिर नेजल चैम्बर आते हैं, फिर इंटरनल लेयर्स आती हैं, फिर नेजोफेरिंग्स, फिर लैरिंगोफेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक अपन इसको कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। उसके बाद होता है रेस्पिरेटरी ट्री, यानी एक्सचेंज वाला पार्ट आता है, वो चालू होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से। फिर उसके बाद आता है एल्वुलस डक्ट, फिर एट्रियम, फिर एल्वुलस। बेसिकली एक लंग के अंदर 300 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट रहते हैं। अब हम बात करते हैं लंग्स की। लंग्स बेसिकली एक पेयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और ये प्रेजेंट रहते हैं थोरासिक या चेस्ट कैविटी के अंदर। ये प्रोटेक्टेड होते हैं थ्रू अ थोरासिक केज, यानी ये वेंट्रली प्रोटेक्टेड होते हैं स्टर्नम और रिब्स से। डॉर्सली ये प्रोटेक्टेड होते हैं वर्टिब्रे और रिब्स से। लेटरली भी ये प्रोटेक्टेड होते हैं रिब्स के थ्रू, और पोस्टीरियरली ये डायफ्राम के थ्रू, और एंटीरियरली ये नेक और क्लेविकल बोन के थ्रू। अब अपन बात करते हैं राइट लंग और लेफ्ट लंग के बारे में। जो राइट लंग रहती है वो बेसिकली लार्जर रहती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग, और जो इनके अंदर जो राइट लंग रहती है वो बेसिकली हैवियर भी रहती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। इनके अंदर जो कार्डियक नॉच प्रेजेंट रहता है वो लेफ्ट वाली लंग के अंदर प्रेजेंट रहता है, जबकि राइट लंग के अंदर ये एब्सेंट रहता है। राइट लंग फिर फर्दर 3 लोब्स के अंदर डिवाइड होती है इनके अंदर, यानी 2 फीचर प्रेजेंट रहते हैं, और लेफ्ट लंग बेसिकली 2 लोब्स के अंदर डिवाइड रहती है, इनके अंदर केवल एक सिंगल फीचर प्रेजेंट रहता है। ये बेसिकली एक डायग्राम है लंग्स का। जैसे कि अपन देख पा रहे हैं कि ये जो लाइट वाली लंग है बेसिकली इनके अंदर 3 पार्ट्स के अंदर 3 लोब्स के अंदर डिवाइड होते हैं। एक इनके अंदर हॉरिजॉन्टल फीचर प्रेजेंट रहता है और एक ऑब्लिक फीचर प्रेजेंट रहता है, जबकि लेफ्ट लंग के अंदर केवल ऑब्लिक फीचर प्रेजेंट रहता है, और इनके अंदर एक कार्डियक नॉच भी प्रेजेंट रहती है। लंग बेसिकली कवर्ड होती है डबल लेयर्ड प्लूरा से। जो इनके अंदर इनर रहती है वो विसरल प्लूरा रहती है, और जो आउटर रहता है वो पैराइटल प्लूरा रहती है। इन दोनों प्लूरास के बीच में एक स्पेस रहती है जिसको अपन प्लूरल स्पेस बोलते हैं, और जो ये स्पेस रहती है वो प्लूरल फ्लूइड के थ्रू फिल्ड आउट रहती है। बेसिकली जो प्लूरल फ्लूइड रहता है वो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है लंग्स को फ्रिक्शन और मैकेनिकल इंजरी से। बेसिकली एक डिसीज कॉज होती है जो प्लूराइटिस होती है। बेसिकली इनके अंदर क्या हो जाता है, जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है प्लूरा का, और प्लूरल एफिशिएंट होता है बेसिकली जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द प्लूरल फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस। जो प्लूरल इफ्यूजन रहता है बेसिकली इसके अंदर जो प्लूरल फ्लूइड रहता है उसका एक्सेस अमाउंट प्लूरल स्पेस के अंदर आ जाता है, जिस कारण डिस्पनिया कॉज होती है, यानी डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग करने में। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में पहली प्रोसेस होती है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के अंदर 2 प्रोसेसेस होती है, एक इनहेलेशन होती है, दूसरी एक्सहेलेशन होती है। इनहेलेशन बेसिकली होती है जो इनटेक करते हैं अपन एटमॉस्फेरिक एयर का अपनी बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को इनहेलेशन बोलते हैं। ये एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है। जो एक्सहेलेशन रहती है बेसिकली जो अपन CO2 बाहर निकालते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उस प्रोसेस को एक्सहेलेशन बोलते हैं। ये पैसिव प्रोसेस के थ्रू होता है। एयर मूव करती है फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। बात करते हैं इनहेलेशन की। इनहेलेशन बेसिकली होता है 2 मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण। एक मसल है डायफ्राम और दूसरी है मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जो डायफ्राम रहती है वो फ्लैट हो जाती है, और जिस कारण जो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिस कारण इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और जो एयर रहता है एटमॉस्फेरिक एयर वो लंग्स के अंदर इंटर हो जाती है। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रहती है वो बेसिकली रिब्स को बाहर की तरफ पुल आउट करती हैं, जिस कारण जो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम रहता है वो इंक्रीज होता है, जिस कारण इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होता है, और रिब्स का जो वॉल्यूम रहता है वो बढ़ जाता है। जो डायफ्राम रहती है वो एंटीरियरली पोस्टीरियरली काम करती है, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रहती है वो डॉर्सली वेंट्रली काम। एक्सहेलेशन बेसिकली एक पैसिव प्रोसेस रहती है, यानी ये जो अपन ने मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उनका रिलैक्सेशन हो जाता है सिंपली, जिस कारण जो वॉल्यूम रहता है वो डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर वो रहता है इंक्रीज हो जाता है, और जो एयर रहती है वो एटमॉस्फेयर के तरफ मूव करने लग जाती है लंग्स। ये बेसिकली नॉर्मल ब्रीथिंग किस कारण होती है, ये एब्डोमिनल ब्रीथिंग होती है। जो रेस्पिरेटरी रेट रहता है वो ह्यूमन का रहता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी साइज। अब अपन ने बात कर ली है तो एक्सहेलेशन पैसिवली प्रोसेस है। जैसे अपन फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो वो किस कारण होता है, जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है वो बेसिकली एक्टिव प्रोसेस होती है, यानी इसके अंदर भी 2 मसल का कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है। एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, दूसरी होती है एब्डोमिनल मसल। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रहती है वो बेसिकली रिब्स को करती है डाउनवर्ड मूव, ठीक है, और उसके बाद जिस कारण जो रहता है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और जो एब्डोमिनल मसल्स रहती है वो डायफ्राम को पुश करती है अपवर्ड डायरेक्शन के ऊपर, जिस कारण वॉल्यूम डिक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है।
यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन की कंडीशन आ जाती है। अब हम थोड़ा जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं जो अब तक पढ़ा। जो नॉर्मल इंस्पायरेशन रहता है वो दो मसल्स उसके अंदर इन्वॉल्व रहती है, डायफ्राम रहती है और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रहती है। इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिस कारण जो वॉल्यूम रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। जो नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है उसके अंदर दो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, डायफ्राम रहती है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रहते हैं। बेसिकली इनका रिलैक्सेशन हो जाता है, इस कारण ये एक्सपायरेशन होता है नॉर्मल वाला, और इसके कारण वॉल्यूम रहता है वो डिक्रीज आउट हो जाता है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन की कंडीशन के अंदर जो मसल्स इन्वॉल्व रहती है वो डायफ्राम रहती है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रहती है। इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिस कारण जो वॉल्यूम रहता है वो डिक्रीज हो जाता है। पल्मोनरी और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, इसकी अपन बात करें तो ये असेस्ड होता है स्पायरोमीटर से, यानी स्पायरोमीटर से इसकी अपन नापने की क्षमता निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या रहता है? जो वॉल्यूम रहता है एयर का जो अपन इंस्पायर्ड करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, तो उसको अपन टाइडल वॉल्यूम रहता है। ये अराउंड 500 ml रहता है, जिसके अंदर जो 350 ml रहता है वो बेसिकली एल्वेलर तक पहुंचता है, जिस वजह से इसको एल्वेलर वॉल्यूम भी बोलते हैं। और जो 150 ml रहता है इसका 500 ml का, वो बेसिकली रिमेन रह जाता है कंडक्टिंग पार्ट के अंदर, इस वजह से इनको डेड स्पेस भी बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं मिनट वॉल्यूम या वेंटिलेशन की। जो मिनट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं अपन? जो टाइडल वॉल्यूम रहता है उसको रेस्पिरेटरी रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 500 मल्टीप्लाई बाय 12 to 16 टाइम्स, तो ये आ जाता है अराउंड 6000 to 8000 ml पर मिनट, जो अपन वॉल्यूम इतना इनहेल करते हैं, यानी वेंटिलेशन के अंदर प्रोसेस रहता है। अपन बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कितना अपन एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो अपन इंस्पायर कर सकते हैं बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, इसको अपन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ये अराउंड 2500 to 3000 ml होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अपन कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकते हैं बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ये अराउंड रहता है 1000 to 1200 ml। जो रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है, रेसिडुअल वॉल्यूम यानी जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो अपन रिमेन रह जाता है लंग्स के अंदर इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसको अपन रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ये अराउंड 1200 ml रहता है। अब बात करते हैं अपन रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में सबसे पहले बात करते हैं अपन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, तो इसका जो अपन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर अपन टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड आउट कर लेते हैं, जिस कारण ये आ जाता है अराउंड 3000 to 3500 ml। जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी रहती है, यानी अपन जो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, तो इसके अंदर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर टाइडल वॉल्यूम प्लस अपन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का ऐड आउट कर लेते हैं और ये अराउंड आता है 1100 to 1600 ml। तो जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी रहती है वो यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो बेसिकली जो इसका ऐड आउट हो जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम अपन दोनों ऐड कर लेते हैं, तो ये अराउंड आता है 2300 ml। जो वाइटल कैपेसिटी रहती है, वाइटल कैपेसिटी यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी कि जो वाइटल कैपेसिटी के अंदर रहता है वो अपन टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड आउट कर लेते हैं, यानी ये अराउंड आता है 4100 to 4600 ml। जो टोटल लंग कैपेसिटी रहती है, यानी वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द लंग्स एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, तो ये टोटल सबको ऐड कर लेंगे अपन, टोटल वॉल्यूम्स को ऐड कर लेंगे, तो ये अराउंड आता है 5800 ml। ये बेसिकली एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज का। जो ये वाला पार्ट है वो टाइडल वॉल्यूम है, जो ये वाला पार्ट है वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और जो ये वाला पार्ट है वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो इस बेसिस पे ये पूरा चार्ट बनाया गया है और ये वाला पार्ट रेसिडुअल वॉल्यूम है। अब अपन बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ने के पहले ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है एक्सचेंज ऑफ गैस? ये बाय सिंपल डिफ्यूजन होता है, यानी ये फ्रॉम मूव करता है हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर यानी कि जो प्रेशर एक्सर्ट करता है बाय अ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो अपन O2 का और CO2 का एटमॉस्फेयर एयर के अंदर अपन वो निकाल लेते हैं पार्शियल प्रेशर। तो O2 अराउंड 20 to 21% प्रेजेंट रहती है एयर के अंदर इन द 760 mmHg। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर आता है वो अराउंड 159 mmHg आता है। जो CO2 का रहता है वो अराउंड प्रेजेंट रहते हैं 0.05% एटमॉस्फेयर के अंदर, जिस कारण इसका जो पार्शियल प्रेशर आता है वो 0.3 mmHg आता है। और फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के होने में? सबसे पहला करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और दूसरा करता है प्रेशर ग्रेडियंट। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस करता है, जो जिस गैस की हायर सॉल्युबिलिटी रहती है उसका जो डिफ्यूजन रेट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, यानी जो
CO2 रहती है वो 20 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन O2 है। जो प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस भी बेसिकली डिफाइन करता है अपने डिफ्यूजन सरफेसेस के ऊपर, ठीक है। और ये बेसिकली एक जनरल ओवरव्यू है कि कौन से किस में कितना पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट रहेगा। तो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर 159 रहता है O2 का, और CO2 का रहता है 0.3। जो एल्वुलाई का रहता है, एल्वुलाई के अंदर 104 और 40 रहता है CO2 का। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 95 और 40 रहता है, और टिश्यू के अंदर 40 to 45 रहता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40 और 45 रहता है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बीच में 116 और 32 रहता है CO2 का। ये बेसिकली एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। जैसे अपनी जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो 159 और 0.3 रहता है, जबकि एल्वुलाई के अंदर प्रेजेंट रहता है 104 और 40। तो यानी O2 का बाहर हायर प्रेशर रहता है और CO2 का अंदर एल्वुलाई के अंदर हायर प्रेशर रहता है। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी O2 अंदर आ जाता है और CO2 बाहर निकल जाती है। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बेसिकली उसके अंदर जो रहता है वो 95 और 40 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो फिर ये टिश्यू के पास पहुंचता है, टिश्यू के पास पहुंचने के बाद ये टिश्यू के अंदर 40 और 45 रहता है, जिस वजह से एक्सचेंज हो जाता है CO2 का और O2 का। फिर O2 कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40 और 45। तो बेसिकली फिर ये एल्वुलाई तक पहुंचता है, एल्वुलाई में वापस एक्सचेंज हो जाता है इनका CO2 का और बाहर निकल जाते हैं। अब क्या थिकनेस होती है डिफ्यूजन बाउंड्रीज की या डिफ्यूजन सरफेसेस की, तो जितने कम थिकनेस रहेगी उतना फास्टर डिफ्यूजन होगा। जो एल्वुलर की सरफेस रहती है उसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम रहती है, यानी 0.2 मिलीमीटर रहती है। इनके अंदर 3 लेयर इन्वॉल्व होती है। एक सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वुलाई रहती है, फिर दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है, तीसरी कैपिलरी एंडोथेलियम रहती है, यानी ये भी सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम की बनी रहती है। अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन में जो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो 20 ml ऑफ O2 को कैरी करता है, और जो 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो 15 ml ऑफ O2 को कैरी करता है। यानी कितना ऑक्सीजन डिलीवर हुआ टिश्यू के पास, यानी टोटल 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर हुआ टिश्यू के पास, यानी ये 25% ही रह जाता है। जब अपन स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं या कोई डिजीज होती है, यानी pH डिक्रीज होता है या PCO2 इंक्रीज होता है या टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो ये उल्टा हो जाता है, यानी टिश्यू के पास डिलीवर होती है अराउंड 15 ml, यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसके अंदर केवल 5 ml O2 ही प्रेजेंट रह जाती है। अब अपन बात करते हैं कि जो 100 ml ऑफ ब्लड रहता है उसके अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, यानी एक हीमोग्लोबिन कितना O2 कैरी करता है, ये अराउंड 1.34 मिलीलीटर ऑफ O2 को कैरी करता है। अब अपन बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यानी हीम और ग्लोबिन का दो का बना रहता है। जो ग्लोबिन पार्ट रहता है वो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन का बना रहता है। हीम के अंदर बेसिकली 4 पोरफायरिन रिंग रहती है, जिनके अंदर 4 Fe2+ प्रेजेंट रहता है, जो कि 4 O2 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। यानी एक हीमोग्लोबिन 4 O2 के साथ जुड़ता है और बनाता है HbO2 का कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। ये बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है बिटवीन PO2 एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2। ये बेसिकली एक सिग्मॉइड शेप का ग्राफ होता है। अपन बात करते हैं जब PO2 104 mmHg लंग्स के पास पहुंचती है तो 97% ऑफ हीमोग्लोबिन डिलीवर्ड होता है, ठीक है। जब PO2 40% टिश्यू के पास रहती है तो 75% रहता है। जब PO2 25 mmHg पे पहुंचती है तो 50% सैचुरेशन हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेवल का। तो बेसिकली ग्राफ चालू होता है 50% तक, ये इसकी जो वैल्यू रहती है mmHg में वो रह जाती है 25, ठीक है। और जो फिर ये पहुंचता है 75% पे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 40 mmHg। और जब ये 97% पे पहुंचता है तो इसकी वैल्यू अराउंड रहती है 104। तो यानी जो एक्चुअल में डिलीवर हुआ ये एक्चुअली टिश्यू का है और ये जो अपने को सप्लाई हुई है, तो ये टोटल जो डिलीवर हुआ है वो 25% टिश्यू के पास डिलीवर हुआ है। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जो इनका शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये अपना नॉर्मल कर्व है और ये जो राइट की तरफ शिफ्ट हुआ वाला कर्व है। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इनको याद करने के लिए अपन ने बहुत शानदार ट्रिक बनाई है, वो है कैडेट यानी CO2 इंक्रीज होता है, एसिडिटी इंक्रीज होती है, या 2-3 DPGT आ जाता है, या फिर एक्सरसाइज करते हैं या फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली जो अपना टिश्यू के पास जो ऑक्सीजन डिलीवरी की क्षमता है उसको बढ़ा देता है। अब बॉर्स इफेक्ट क्या होता है, जब इंक्रीज हो जाता है PCO2 के अंदर यानी H+ आयन के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो ये रिड्यूस कर देता है एफिनिटी ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन विथ O2। तो जिस वजह से इंक्रीज हो जाता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिस कारण और भी ज़्यादा O2
रिलीज होती है। जो बोहर्स इफेक्ट रहता है वो बेसिकली रिलेट करता है O2 ट्रांसपोर्ट से। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं नॉर्मल से। तो इनके अंदर जो भी रहता है अपन ने जो पहले पढ़े हैं सारे, उसका जो सब में डिक्रीज हो जाता है, यानी PCO2 डिक्रीज हो जाता है, एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, या फिर PO2 इंक्रीज हो जाता है। बेसिकली ये इसके दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फीटल हीमोग्लोबिन रहता है और एक मायोग्लोबिन रहता है। जो फीटल हीमोग्लोबिन रहता है उसके अंदर जो ग्लोबिन चेन रहती है वो 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स की बनी रहती है, जिस कारण इनके पास जो हायर एफिनिटी रहती है ऑक्सीजन के साथ बनाने के लिए हीमोग्लोबिन की, जिस वजह से ये केवल बहुत कम मात्रा में डिलीवर कर पाता है टिश्यू के पास। और जो मायोग्लोबिन रहता है वो बेसिकली एक फेरिक आयन ही एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, जिस वजह से ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बारे में। जो 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो कैरी करता है 3.7 ml ऑफ CO2 को। किस किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है CO2? 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है CO2। एक डिजॉल्व फॉर्म में होती है इन प्लाज्मा के अंदर, ये अराउंड 7% ट्रांसपोर्ट होती है CO2। एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होती है, अराउंड 23% होती है। एज बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है CO2, ये अराउंड होती है 70%। अपन बात करते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है CO2, यानी CO2 अटैच कर जाता है अमीनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन को। अब अपन बात करते हैं एज बाइकार्बोनेट बाय प्लाज्मा के फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है CO2। जो टिश्यू से CO2 रहती है वो प्लाज्मा के अंदर आती है, प्लाज्मा से वापस से इंटर करती है RBCs के अंदर, फिर वहाँ पर वो ऐड करती है H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस और फॉर्म करती है H2CO3। H2CO3 फर्दर टूटता है HCO3 प्लस H प्लस आयन के अंदर। जो H प्लस आयन रहता है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, और जो बाइकार्बोनेट आयन रहता है वो प्लाज्मा के अंदर आ जाता है और क्लोरीन इसके अंदर चला जाता है। इस वजह से इनको क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं। तो अपन इसका फ्लो चार्ट में भी पढ़ लेते हैं, वैसे मैंने डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में पूरा समझा ही दिया है। जो CO2 रिलीज होती है फ्रॉम दिस सेल वो इंटर करती है RBC के अंदर। RBC के अंदर ये CO2 प्लस H2O मिलके बनाते हैं H2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। जो H2CO3 होता है वो फर्दर टूटता है H प्लस और HCO3 माइनस में अंदर। जो H प्लस रहता है वो HHB के साथ जुड़ के एक HHB कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, और वो फर्दर टूट के HbO2 बनाता है। जो कार्बोनेट आयन रहता है, बाइकार्बोनेट आयन, वो प्लाज्मा के अंदर जाता है और प्लाज्मा से क्लोराइड आयन RBCs के अंदर आते हैं। इस वजह से इनको क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं। ये बेसिकली बहुत ही अच्छा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली ये मैंने पूरा समझा चुका हूँ ये पिछले वाली स्लाइड में। तो अब बात करते हैं एल्वुलर साइड पे क्या होता है। एल्वुलर साइड पे बेसिकली हेल्डन इफेक्ट शो होता है। इसके अंदर क्या ये रिलेट करता है CO2 के ट्रांसपोर्ट से, जैसा अपन अभी पढ़ ही रहे हैं। इनके अंदर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन रहता है वो एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, और जितना ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा उतने ज़्यादा H प्लस आयन रिलीज होंगे ब्लड के अंदर। जैसे ही H प्लस आयन रिलीज होंगे ब्लड के अंदर, वो बाइकार्बोनेट आयन के साथ RBC के अंदर फॉर्म करेंगे H2CO3 को इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के अंदर। वो फर्दर टूटेगा H2O प्लस CO2 के अंदर, और जो यहाँ H प्लस आया वो बेसिकली ज्वाइन हो जाएगा HbO2 के साथ और HHB प्लस O2 कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लेगा। ये बेसिकली अब मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में एक बार समझा देता हूँ। ये जो अपना बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा के अंदर पड़ा रहता है वो अंदर RBC के अंदर आता है, और बेसिकली वो H प्लस आयन से जुड़ता है। H प्लस आयन कहाँ से आता है? जब O2 और HHB टूटते हैं तो H प्लस और HbO2 फॉर्म करते हैं। तो जो ये H प्लस के साथ ज्वाइन होता है बाइकार्बोनेट आयन और फॉर्म करता है H2CO3। H2CO3 फर्दर टूटता है CO2 और H2O में। जो CO2 टूटा वो डायरेक्टली एल्वुलाई के अंदर इंटर आउट हो जाता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो एल्वुलाई से RBC के अंदर आ जाती है 9, और जो 3% रहती है वो डिजॉल्व होती है प्लाज्मा के अंदर। ये बेसिकली पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसका हाल्डेन्स इफेक्ट का। अब बात करते हैं रेगुलेशन कैसा होता है ब्रीथिंग का अपने बॉडी के अंदर। बेसिकली जो नॉर्मल ब्रीथिंग रहती है वो इनवॉलेंट्री रहती है नेचर के अंदर। जब अपन फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हैं तो वो वॉलेंट्री रहती है और वो थोरासिक ब्रीथिंग रहती है। प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर ये थोरासिक ब्रीथिंग ही होती है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी रेट की। एडल्ट ह्यूमन के अंदर 12 से 16 मिनट पर टाइम पर मिनट रहता है। बेसिकली एक साइकिल के अंदर ये 5 सेकंड रहता है, जिसके अंदर 2 सेकंड का ये इंस्पिरेशन फेज रहता है और 3 सेकंड का एक्सपिरेशन फेज रहता है। 2 तरीके से रेगुलेशन होता है ब्रीथिंग का, एक न्यूरल कंट्रोल रहता है और दूसरा केमिकल कंट्रोल रहता है। अपन सबसे पहले बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल की। न्यूरल कंट्रोल बेसिकली
दो तरीके से हो सकता है, एक मेड्यूलरी सेंटर रहता है और एक पोंटाइन सेंटर रहता है। जो मेड्यूलरी सेंटर रहता है वो लोकेट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन के अंदर। ये बेसिकली एक मेन रेस्पिरेटरी सेंटर रहता है। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है रिथिम सेंटर के लिए भी। इनके अंदर दो ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, एक डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप रहता है और दूसरा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप रहता है। अब हम पोंटाइन सेंटर की बात करें, पोंटाइन सेंटर लोकेट होता है पॉन्स मैरोली में और बेसिकली ये मॉडिफाई करता है अपने रेस्पिरेटरी रेट को। इसके अंदर भी दो सेंटर प्रेजेंट रहता है, एक न्यूमोटॉक्सिक सेंटर रहता है और दूसरा रहता है एपनियोस्टिक सेंटर। अपन सबसे पहले बात करते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के बारे में। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप बेसिकली इनिशिएट करता है अपने इंस्पिरेशन को, जो कंट्रोल करता है नॉर्मल ब्रीथिंग को। ये बेसिकली नर्व सेंड करता है नर्व इम्पल्स फॉर द 2 सेकेंड टू द इंस्पायरेटरी मसल्स को, जो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रहती है, और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होती है और इंस्पायरेशन हैपन हो जाता है। और ये बेसिकली स्टोर करती है सिग्नल अगले 3 सेकंड के लिए और डायफ्राम को रिलीज कर देती है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को भी रिलीज कर देती है, जिस वजह से एक्सपायरेशन हो जाता है नॉर्मल। ये बेसिकली नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप रहता है वो बेसिकली एक्सपायरेटरी सेंटर रहता है। इसके अंदर कोई भी रोल नहीं होता इसका नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर। ये बेसिकली फोर्सफुल ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इनिशिएट होता है सेरिब्रम के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली सिग्नल भेजता है अपने एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं पोंटाइन और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर की। जो पोंटाइन और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर रहता है वो बेसिकली स्टिमुलस के कारण जनरेट होता है, यानी PCO2 इंक्रीज हो जाता है या PA डिक्रीज हो जाता है, या फिर स्ट्रेस रहती है या पेनफुल कंडीशन रहती है। तो ये एक्ट करता है एज अ स्विच ऑफ द इंस्पिरेशन, यानी ये मॉडिफाई कर देता है जो अपनी मेडुलरी सेंटर से जो आई है रेस्पिरेटरी, उसको मॉडिफिकेशन कर जाता है, यानी ये डिक्रीज कर देता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को और इंक्रीज कर देता है रेस्पिरेटरी रेट को। बेसिकली ये हैरिंग्स बर्नर्स रिफ्लेक्स करवाता है। ये बेसिकली प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है टू प्रिवेंट जो अपना लंग्स की जो बार बार जो सांस लेने की क्षमता है ओवर इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करता है। जो स्ट्रेच रिसेप्टर रहते हैं ब्रोंका और ब्रोंकियल्स के अंदर वो स्टिमुलेट होते हैं ड्यू टू ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, और वो वेगस नर्व को अपना इम्पल्स सेंड करते हैं जो कि पोंटाइन सेंटर के थ्रू जाता है और डिक्रीज कर देता है इंस्पिरेशन को, इंक्रीज कर देता है रेस्पिरेटरी रेट को। अब बात करते हैं अपन केमिकल कंट्रोल की। केमिकल कंट्रोल बेसिकली सेंसिटिव होता है टूवर्ड्स PCO2 और वेरी लेस सेंसिटिव होता है टूवर्ड्स डिक्रीज इन PO2। बेसिकली ये दो के कारण होता है, एक सेंट्रल कीमो रिसेप्टर रहता है, एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर रहता है। जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर रहता है वो मेडुला के अंदर प्रेजेंट रहता है और जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर रहता है वो कैरोटिड बॉडीज के अंदर या फिर एरोटिक बॉडीज के अंदर प्रेजेंट रहता है। जब भी PO2 इंक्रीज होगा यानी H+ आयन इंक्रीज होंगे दोनों के अंदर, PCO2 इंक्रीज होगा या फिर H+ आयन इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे HHB, तो ये फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर होता है और ये बेसिकली आर्टेरियल ब्लड के अंदर होता है। ये दोनों नर्व इम्पल्स को सेंड करते हैं टू द रेस्पिरेटरी सेंटर और रेस्पिरेटरी मसल्स को, फिर इंक्रीज कर देते हैं रेस्पिरेटरी रेट को, जिस कारण एक्सेलेशन बढ़ जाता है CO2 का। अपन बात करते हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनके अंदर कुछ नॉर्मल टर्म्स हैं वो अपन पढ़ लेते हैं, जैसे पिन्योनिया जो ब्रीथिंग होती है, यूपनिया जो नॉर्मल ब्रीथिंग को उपनिया बोलते हैं, फिर जो ब्रॉडोपनिया रहती है वो जो ब्रीथिंग रेट रहता है वो बिलो नॉर्मल रहता है, टैकेपनिया बेसिकली जो ब्रीथिंग रेट रहता है वो एबो नॉर्मल रहता है, ऑर्थोपनिया यानी डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग के अंदर हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर, डिस्पनिया बेसिकली डिफिकल्ट और पेनफुल ब्रीथिंग हो जाती है, एपनिया यानी टेम्परेरीली कोलैप्स हो जाता है ब्रीथिंग का या सीजेशन हो जाता है, और हिसोपिया बेसिकली होता है लो O2 कंसंट्रेशन इन टिश्यू सेल्स, और हाइपरसिप्निया होता है बेसिकली हाई CO2 कंसंट्रेशन इन टिश्यू सेल्स। अब अपन बात करते हैं हाइपोक्सिक डिसऑर्डर की, यानी हाइपोक्सिक डिसऑर्डर यानी जब O2 की मात्रा डिक्रीज हो जाती है। बेसिकली ये माउंटेन सिकनेस भी और एल्टीट्यूड सिकनेस भी होती है। बेसिकली इनके जो सिम्टम्स रहते हैं वो ब्रीथलेसनेस, हेडेक, फटीग, नोजिया रहते हैं। जब बॉडी ऑर्थियोपोइटिन का प्रोडक्शन करती है तो इंक्रीज हो जाता है RBC का प्रोडक्शन, जिस कारण इंक्रीज हो जाते हैं हीमोग्लोबिन। ड्यू टू लेस एयर प्रेशर सो PO2 डिक्रीज हो जाता है। अब इसके अंदर आता है एनोपनिया हाइपोक्सिया, जो कि नॉर्मल O2 कंडीशन रहती है बट डिक्रीज हो जाते हैं RBC का काउंट।
ऑब्स्ट्रक्शन हाइपोक्सिया यानी सब नॉर्मल रहता है, बेसिकली एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है ब्रोंकिया या ब्रोंक्यूल्स के अंदर। हिस्टोक्सिक हाइपोक्सिया बेसिकली सब कुछ नॉर्मल रहता है, ये होता है साइनाइड पॉइजनिंग के कारण, यानी टिश्यू को, ये टिश्यू है ना यूज़ नहीं कर पाते O2 को। अब अपन बात करते हैं CO पॉइजनिंग की, यानी CO की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की बहुत ही ज़्यादा रहती है, ये अराउंड 210 टाइम्स ज़्यादा रहती है O2 के एज कम्पेयर टू, जिस कारण O2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है टिश्यू के अंदर और इंक्रीज हो जाता है CO2 का कंसंट्रेशन टिश्यू के अंदर। अगर ये 1% रह जाए यानी 0.7 mmHg हो जाए CO, तो ये इंसान को मार भी सकती है। और ये अगर कैसे मरता है इंसान को अगर चेक करना है, अगर वो CO पॉइजनिंग के कारण मरा है तो उनका जो ब्लड रहता है वो चेरी रेड कलर का हो जाता है। अपन बात करते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस की, या फिर अपन बात करते हैं बैंड्स डिजीज़ की या फिर डाइवर्स डिसीज़ की। तो इनके अंदर जो नाइट्रोजन रहता है वो डिजॉल्व हो जाती है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर एट हाई प्रेशर। तो जो डाइवर रहते हैं वो असेंड करते हैं एब्रेंटली, यानी डूबते जाते हैं। नाइट्रोजन बॉडी के बाहर आती है एज इन द फॉर्म ऑफ बबल, तो ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती हैं ब्लड वेसल्स को। बेसिकली इनके जो सिम्टम्स रहते हैं वो सीवियर पेन रहता है, लेग्स के अंदर हेडेक हो जाता है और नोजिया हो जाता है। अब अपन बात करते हैं इन्फेक्शियस डिसीज की, ट्यूबरक्लोसिस यानी TB रहती है, ये बेसिकली कॉज होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोआ। कॉमन कोल्ड यानी वायरल डिसीज रहती है, ये कॉज होती है राइनो वायरस के थ्रू। इसके सिम्टम्स रहते हैं स्नीजिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और आजकल तो एक और नई बीमारी आई है जो अपनी लंग्स को हार्ड करते हैं, वो है COVID-19 डिसीज़। तो इसके बारे में तो आपने बहुत ही सुना होगा। फिर दूसरी होती है डिप्थेरिया, फिर पेरिस्टेसिस और निमोनिया। निमोनिया बेसिकली कॉज होती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण। ये बेसिकली अफेक्ट करते हैं छोटे बच्चों को और ओल्ड एज पीपल्स को। ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाता है एल्वुलर मेम्ब्रेन का, जिस कारण इनके अंदर फ्लूइड फील्ड हो जाता है एल्वुलर कैविटी के अंदर और रिड्यूस कर देते हैं गैशियस एक्सचेंज को, जिस वजह से बहुत ही तकलीफ आती है अपने को सांस लेने में। अब हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस की यानी आइटिस लग जाता है, यानी कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ है। यानी किसका इन्फ्लेमेशन हुआ है? यानी इन्फ्लेमेशन हुआ है ब्रोंकाई का। बेसिकली ये इंक्रीज कर देता है सीरो म्यूकोसा ग्लैंड को, जिस कारण म्यूकस इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन का। इसके सिम्टम्स है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, कफिंग के अंदर येलो स्पाउट आता है, और इनके कॉजेस है सिगरेट स्मोकिंग या फिर एयर पॉल्यूटेंट्स पार्टिकल। अस्थमा तो बहुत ही रेगुलर सुना होगा आपने, ये कि इसको अस्थमा है। इंडिया में तो बहुत ही रेगुलर है। ये बेसिकली एलर्जिक डिसऑर्डर रहता है, यानी किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी रहती है। जो एलर्जन रहते हैं इनको डस्ट, कोल्ड, पॉलन ग्रेन्स, इनको अपन एलर्जेंस बोलते हैं। बेसिकली ये रिलीज करते हैं हिस्टामिन को, जो कि वैसो डायलेशन शो करते हैं या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर रहते हैं। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर यानी नैरो कर देते हैं ब्रोंकियल को, जिस कारण डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग के अंदर। और सिम्टम्स क्या रहते हैं? इनके डिफिकल्ट ब्रीथिंग रहती है और वीजिंग साउंड आता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। और जो इनके ट्रीटमेंट रहते हैं वो ब्रोंको डायलेटर रहते हैं या एंटीहिस्टामिक ड्रग रहते हैं। फिर अपन बात करते हैं एम्फाइसीमा की। एम्फाइसीमा बेसिकली कॉज होता है सिगरेट स्मोकिंग के कारण। जो इनके अंदर एल्वुलर वॉल रहती है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है, जिस कारण जो एक्सचेंज का एरिया, सरफेस एरिया रहता है वो डिक्रीज होने लग जाता है। ये बेसिकली परमानेंट डैमेज करते हैं एल्वुलाई को। इसका एक ट्रीटमेंट भी आ चुका है, इसका ट्रीटमेंट है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। फिर ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर की बात कर ले तो इनहेलेशन हो जाता है वेरियस काइंड ऑफ द डस्ट पार्टिकल एट द वर्क प्लेस, जो कॉज करता है फाइब्रोसिस इन द लंग्स डिसीज। तो सिलिकोसिस होती है इन्फ्लेमेशन ड्यू टू सिलिका, एस्बेस्टोस होती है कॉज ड्यू टू एस्बेस्टा, और फिर बहुत सारी डिजीज भी कॉज होती हैं। अब हम बात करते हैं इनके प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन अपने को मास्क हमेशा पहन के चलना चाहिए। जैसे अभी COVID-19 का भी अपन प्रिवेंशन करने के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी अपने को मास्क पहनना चाहिए। और जो COPD रहता है यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ रहती है, उनके अंदर 3 डिसीज़ आती है, एक अस्थमा रहती है, एम्फाइसीमा रहती है और ब्रोंकाइटिस रहती है। सो थैंक यू गाइज, आज अपना एक और नया चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आप नए चैप्टर्स के लिए वीडियो का इंतजार करिए।